कहानी की शुरुआत एक घने सुनसान जंगल से होती है, जहाँ कुछ शिकारी कई दिनों से आए हुए होते हैं। उनका काम बस यही है, जंगल के जानवर मारना, उनकी खाल उतारना और फिर उन्हें शहर में ले जाकर बेचना। उस दिन भी ये लोग अपनी जमा की हुई खालें बांधकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से जंगल के आदिवासी उन पर टूट पड़ते हैं। आदिवासी बेहद गुस्से में होते हैं। वे चारों तरफ से शिकारियों को घेर कर तीर चलाने लगते हैं। कई शिकारी वहीं ढेर हो जाते हैं। असल में ये हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि आदिवासी सरदार की बेटी किसी ने उठा ली होती है और उन्हें शक रहता है कि ये हरकत इन्हीं शिकारियों की है। शिकारी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका सामना करना मुश्किल पड़ जाता है। शिकारी टोली का मुखिया समझ जाता है कि अगर लड़ाई जारी रखी तो सबका अंत तय है। वह अपनी टीम को जल्दी से बोलता है, जितनी खालें उठा सकते हो उठाओ और तुरंत नाव की तरफ भागो। इसी दौरान कहानी का मुख्य किरदार ग्लास अपने बेटे के पास आता है और उसे भी कहता है कि तुरंत नाव तक पहुंच जाए। तभी वे देखते हैं कि आदिवासियों का एक और बड़ा दल उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर शिकारी लड़ाई छोड़कर बस जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगदड़ में और भी कई लोग मारे जाते हैं। किसी तरह केवल कुछ ही शिकारी जिंदा रहकर नाव तक पहुंच पाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आदिवासी बाकी बची खालों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन सरदार को अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। वह अपने लोगों से कहता है कि जितनी भी अमेरिकी शिकारियों की खालें बची हैं, सबको इकट्ठा कर लिया जाए। सरदार अपने आदमियों से कहता है, इन खालों को हम फ्रांसीसी शिकारियों को सौंप देंगे। उसके बदले में हमें घोड़े भी मिलेंगे और बंदूकें भी, और तब तक हम मेरी बेटी की तलाश जारी रखेंगे जब तक वह मिल नहीं जाती। उधर दूसरी तरफ अमेरिकी शिकारी काफी दूर निकल आने के बावजूद डरे हुए हैं। हर कोई बंदूकें थामे तैयार खड़ा है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि आदिवासी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब सब लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि किस रास्ते से आगे बढ़ा जाए। कप्तान ग्लास से पूछता है, तुम्हारी राय क्या है, हमें क्या करना चाहिए? ग्लास समझाता है, नाव छोड़ दो और जंगल के रास्ते चलो। आदिवासी नदी वाले रूट को ही पकड़ेंगे, वो जल्दी हमारे पीछे पहुंच जाएंगे, इसलिए जमीनी रास्ता ही इस वक्त सबसे सुरक्षित रहेगा। टीम का एक सदस्य गेराल्ड इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है, अगर हम जमीन से गए तो ये लोग हमें और जल्दी पकड़ लेंगे। ये रास्ता बहुत लंबा है, घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कप्तान उसे समझाता है, ग्लास को इस इलाके की पूरी समझ है, इसलिए उसकी सलाह पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार पूरा समूह मान जाता है कि वे जमीन के रास्ते ही जाएंगे और गेराल्ड भी अनमने मन से हामी भर देता है। फिर भी कुछ लोग ग्लास की जमीन वाली योजना पर यकीन नहीं करते। वे तय करते हैं कि वे लोग नाव से ही नदी के रास्ते वापस लौटेंगे। जो लोग पैदल जाने वाले होते हैं वे नाव छोड़कर उतर जाते हैं और नाव में बैठे बाकी लोग नदी के बहाव के साथ आगे निकल जाते हैं। इस मौके पर कप्तान सबको समझाता है, हमारी सारी खालें यहीं छोड़ देना ही ठीक रहेगा, इससे आगे के सफर में परेशानी कम रहेगी। सब इस बात से सहमत होते हैं और वे लोग सारी खालें बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं, ताकि अगर कभी बाद में वे लोग सोचते हैं कि अगर कभी दोबारा यहाँ लौटना पड़ा तो वे अपनी छिपाई हुई खालें यहीं से निकाल लेंगे। ये काम खत्म होते ही सब जंगल के रास्तों पर चलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुश्किलें अब और बढ़ने वाली थीं, क्योंकि कड़ाके की ठंड का मौसम आने ही वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर घर पहुंचना था। फिर भी उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए सब ठंड का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। कुछ घंटों तक लगातार चलते रहने के बाद शाम ढल जाती है। सब यह तय करते हैं कि यहीं रुककर रात बिताई जाए। थोड़ी देर में अंधेरा पूरी तरह छा जाता है और सभी लोग जंगल के भीतर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जो लोग नदी वाले रास्ते पर नाव से गए थे और ग्लास के फैसले का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अपने फैसले पर पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि आदिवासी रात में उन पर टूट पड़ते हैं और पूरे समूह को खत्म कर देते हैं। आदिवासी समझ जाते हैं कि कुछ शिकारी पैदल जंगल के रास्ते निकले होंगे, इसीलिए वे पूरे इलाके में फैलकर उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। एक आदिवासी को जमीन पर पैरों के ताजा निशान मिलते हैं। वह तुरंत अपने सरदार को इसकी खबर देता है। सरदार ये सोचकर कि उसकी बेटी शायद इन्हीं के पास हो, अपने लोगों को लेकर निशानों के पीछे पीछे निकल पड़ता है। उधर ग्लास और उसकी टीम कई घंटों से जंगल में चलते जा रहे होते हैं। थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही होती है, इसीलिए सब थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह डेरा डाल लेते हैं। सभी काफी भूखे होते हैं, मगर उनके पास कुछ खाने को नहीं होता। इस वजह से ग्लास अकेला ही शिकार की तलाश में जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ दूरी तय करने पर उसे महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। वह तत्काल बंदूक उठा लेता है और चौकन्ना हो जाता है, और तभी उसकी नजर भालू के दो छोटे बच्चों पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, एक बड़ा गुस्सैल भालू अचानक उस पर हमला कर देता है। भालू ग्लास पर जबरदस्त तरीके से हमला करता है। वह उसे पकड़ पकड़ कर इधर उधर पटक देता है। ग्लास की बंदूक उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब ग्लास के पास लड़ने की ताकत नहीं बचती, इसलिए वह जमीन पर पड़े पड़े बस सांस लेने की कोशिश करता रहता है। थोड़ी देर बाद जब भालू शांत होता है तो वह पीछे मुड़कर जाने लगता है, लेकिन ग्लास मरते मरते भी कुछ करने की कोशिश में ग्लास अपनी बची हुई ताकत जुटाकर रेंगते हुए बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी भालू दोबारा उस पर झपट
पड़ता है। ग्लास जल्दी से बंदूक थामकर फायर करता है। गोली भालू के सिर पर नहीं बल्कि उसके गले में जा लगती है। इससे भालू और ज्यादा उग्र हो जाता है और अपने नुकीले पंजों से ग्लास का गला चीर देता है। भालू का हमला रुकता नहीं, वह ग्लास के पूरे शरीर को पंजों से चीर फाड़ कर बुरी हालत कर देता है। दूसरी तरफ गोली लगने की वजह से भालू खुद भी कमजोर पड़ रहा होता है। इसी मौके पर ग्लास बड़ी मुश्किल से अपना चाकू निकालता है और भालू पर लगातार वार करने लगता है। दोनों लड़ते लड़ते एक ढलान से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं, जहां भालू ग्लास के ऊपर ही आ गिरता है। वह भालू वहीं मर जाता है, लेकिन ग्लास भी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। उसका गला फटा हुआ, शरीर जगह जगह से छाक चूर, वह दर्द से कराह भी नहीं पा रहा होता। जब ग्लास ने गोली चलाई थी तो उसकी टीम को आवाज सुनाई दी थी। वे सब उसे ढूंढते हुए उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भारी भालू की लाश पड़ी है। काफी मेहनत करके वे भालू को हटाते हैं और ग्लास को उठाकर साथ ले जाते हैं। टीम का एक आदमी तुरंत उसके गहरे घावों को सिलना शुरू कर देता है। ग्लास की हालत बेहद नाजुक होती है, गला कटा हुआ, शरीर पर कई गहरे जख्म। सबको लगता है कि ग्लास अब ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा और शायद कुछ ही घंटों में दम तोड़ देगा। उधर आदिवासी कबीला जो अमेरिकी शिकारियों से छीनी हुई खालें लेकर गया था, वह सारी खालें फ्रांसीसी शिकारियों को सौंप देता है। बदले में उन्हें बंदूकें और घोड़े मिल जाते हैं। अब इसका मतलब था कि ग्लास और उसकी टोली के लिए हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि पहले तो आदिवासी सिर्फ तीर कमान से हमला करते थे, मगर अब उनके हाथों में बंदूकें भी थीं और सवारी के लिए घोड़े भी। ग्लास की हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वह चलना तो दूर, उठ भी नहीं पाता। इसीलिए टीम के लोग लकड़ी जोड़कर एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाते हैं, ग्लास को उस पर लिटाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग बारी बारी से स्ट्रेचर उठाते हुए बड़ी मुश्किल में सफर कर रहे होते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि आगे का रास्ता और ज्यादा खतरनाक है। उनके सामने एक ऊंचा तंग पहाड़ी रास्ता था। ये रास्ता इतना मुश्किल था कि अकेला स्वस्थ इंसान भी आसानी से नहीं चढ़ सकता था। ऐसे में ग्लास को उस रास्ते से ऊपर ले जाना लगभग असंभव लग रहा था। टीम फिर भी कोशिश करती है, लेकिन ग्लास को पहाड़ी पर चढ़ा पाना नामुमकिन हो जाता है। तभी कप्तान अपने एक साथी से धीरे से कहता है, ग्लास के चेहरे पर कपड़ा रखो। असल में वह ग्लास को खत्म करने का सोच रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास अब इतनी तकलीफ में है कि उसकी जान नहीं बच सकती। ग्लास दर्द से छटपटा रहा होता है और उसे साथ लेकर आगे बढ़ना भी लगभग न के बराबर उम्मीद जैसा लगता है। कप्तान उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक ग्लास का बेटा सामने आकर कहता है, ऐसा मत करो। ये सुनकर कप्तान का दिल बदल जाता है। वह ग्लास को नहीं मार पाता, क्योंकि ग्लास ही था जिसकी वजह से पूरी टीम अब तक बची हुई थी। कप्तान सबको समझाता है, जो 2 लोग ग्लास के पास रुककर उसका आखिरी समय देखेंगे, उन्हें गांव लौटकर पैसे दिए जाएंगे। वह कहता है कि ग्लास ने हमेशा सबकी मदद की है, इसलिए वह चाहता है कि ग्लास की मौत स्वाभाविक तरीके से हो। जब उसका अंत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार कर देना और फिर वे दोनों लौट आना। ग्लास का बेटा तुरंत कहता है, मैं रुकूंगा। वहीं एक और लड़का था, फ्रेजर, वह भी आगे बढ़कर बोलता है, मैं भी यहीं रहूंगा, चाहे मुझे पैसे मिले या नहीं। दोनों अभी कम उम्र के थे, इसलिए कप्तान कहता है कि इनके साथ एक बड़ा आदमी भी रहना चाहिए। तभी गेराल्ड आगे आता है और कहता है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन दे जा रहे पैसे बहुत कम है। कप्तान मान जाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें पैसा मिलेगा। इस पर ग्लास का बेटा और फ्रेजर बोलते हैं, जो तुम्हें मिलना है वो तुम रख लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। गेराल्ड जवाब देता है, $300 ठीक है, इस रकम से मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, और वैसे भी 2-3 दिन से ज्यादा ये आदमी जिंदा नहीं रहेगा। आखिरकार गेराल्ड भी रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों, ग्लास का बेटा, फ्रेजर और गेराल्ड, ग्लास के पास ठहर जाते हैं, जबकि बाकी टीम आगे निकल जाती है। गेराल्ड वहीं बैठकर ग्लास के मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ग्लास किसी तरह भी दम नहीं तोड़ता। अगले दिन ग्लास का बेटा और फ्रेजर जंगल में शिकार और पानी लाने के लिए चले जाते हैं। उधर गेराल्ड पास ही एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, मगर वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्या गेराल्ड ग्लास को जिंदा ही दफनाने का सोच रहा था? इसका जवाब आगे मिलता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। जब गेराल्ड देखता है कि ग्लास अब भी सांस ले रहा है, तो वह गुस्से से फट पड़ता है। वह ग्लास के पास जाकर चिल्लाता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है। आदिवासी अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। अगर वे यहाँ पहुँच गए तो हम सबको मार देंगे। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हमारी जान बचा सकते हो। फिर गेराल्ड कहता है, अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने को तैयार हो। बेचारा ग्लास जितना हो सकता है आंखें खुली रखने की कोशिश करता है, मगर गेराल्ड उसे और ज्यादा दबाव डालकर कहता है कि लगता है तुम अपने बेटे को भी नहीं बचाना चाहते। आखिरकार अपने बेटे की सुरक्षा के लिए ग्लास बेहद थककर अपनी पलकों को नीचे गिरा देता है। गेराल्ड तुरंत ग्लास के मुंह पर कपड़ा ठूंस देता है और उसकी सांसें रोकने लगता है। ग्लास तड़पने लगता है और उसकी जान निकलने ही वाली होती है कि तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और गेराल्ड को जोर से धक्का देकर अलग कर देता है। वह गेराल्ड पर बंदूक तानकर उसे जान से मारने की चेतावनी देता है। गेराल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास का बेटा कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में गेराल्ड अचानक चाकू निकालता है और सीधे उसके बेटे के पेट में घोंप देता है। लड़का वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। ग्लास का गला पहले ही फटा हुआ होता है, इसीलिए वह चिल्ला भी नहीं पाता। वह बस असहाय होकर अपने बेटे को मरते हुए देखता रह जाता है। गेराल्ड उसके बेटे हॉक की लाश
उठाकर दूर किसी झाड़ी में छिपा देता है ताकि जब तीसरा लड़का लौटे तो उसे कुछ पता न चले। कुछ देर बाद तीसरा लड़का ब्रेजर वहाँ पहुँचता है और पूछता है, हॉक कहाँ गया? गेराल्ड बहाना बनाता है, यहीं कहीं आसपास होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। बेचारा ग्लास पूरी कोशिश करता है ब्रेजर को बताने की कि गेराल्ड ने उसके बेटे की हत्या कर दी है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती। उसके पास बोलने की ताकत नहीं थी। रात हो जाती है और गेराल्ड और ब्रेजर सो जाते हैं। सुबह होते ही गेराल्ड ब्रेजर को हड़बड़ाहट में उठाकर कहता है, मैंने थोड़ी दूरी पर लगभग 20 आदिवासी देखे हैं। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो यहाँ पहुँच गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्रेजर घबरा जाता है और पूछता है, अगर हम अभी निकल जाएं तो ग्लास और उसका बेटा हॉक का क्या होगा? गेराल्ड कहता है, अगर हॉक जिंदा है तो वो खुद हमें ढूंढ लेगा। ब्रेजर कहता है कि ग्लास अभी भी सांस ले रहा है और उनका वादा था कि उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करेंगे। गेराल्ड फिर अचानक ग्लास को पैरों से पकड़कर जोर से घसीटने लगता है। ग्लास के गहरे घावों की वजह से वह दर्द से तड़प उठता है। इसके बाद गेराल्ड उसी गड्ढे में जिसे उसने पिछली रात खोदा था ग्लास को जिंदा धकेल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। ब्रेजर घबराकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? गेराल्ड ठंडे स्वर में कहता है, आज नहीं तो कल मरना ही था और जैसा वादा किया था मैं इसका अंतिम संस्कार पूरा कर रहा हूँ। मेरा काम खत्म। ये कहकर गेराल्ड कुछ मिट्टी और फेंकता है और फिर ब्रेजर से कहता है, अब तुम भी मेरे साथ चलो। ब्रेजर को ग्लास की हालत देखकर बहुत दुख होता है। वह झुककर कहता है, माफ करना मिस्टर ग्लास, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये कहकर वह पानी की बोतल ग्लास के पास रख देता है और भारी मन से वहाँ से चला जाता है। अब ग्लास बिल्कुल अकेला रह जाता है। वह घंटों तक उसी गड्ढे में पड़े पड़े तड़पता रहता है। आधी जान निकल चुकी होती है, लेकिन एक पल उसे लगता है अगर मरना ही है तो कोशिश करके क्यों न जिया जाए। वह अपनी बची खुची ताकत इकट्ठी करता है, दर्द सहते हुए हाथ पैर हिलाता है और धीरे धीरे खुद को मिट्टी से बाहर निकाल देता है। ग्लास लगभग टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी घसीटता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां उसके बेटे की लाश पड़ी थी। जैसे ही वह अपने बेटे को देखता है उसका दिल पूरी तरह बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भीतर से बदले की आग में जलने लगता है। थक कर वह अपने बेटे की लाश के पास सिर रखकर सो जाता है। सुबह होते ही उधर गेराल्ड ब्रेजर को झकझोर कर उठाता है और कहता है, चलो जल्दी, 12 आदिवासी हमारे पीछे पड़े हैं, किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। ब्रेजर हैरान होकर कहता है, तुमने तो 20 लोगों की बात कही थी। तभी उसे समझ आता है कि गेराल्ड ने उससे झूठ बोला था। गुस्से में ब्रेजर बंदूक गेराल्ड की ओर तान देता है। गेराल्ड शांत स्वर में कहता है, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें डराना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम एक मरते हुए आदमी के साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। ग्लास तो वैसे भी बचने वाला नहीं था। अगर जिंदा रहना है तो वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, वरना जाओ अकेले वापस जाकर ग्लास के पास बैठो। डर और मजबूरी में ब्रेजर हथियार नीचे कर देता है और गेराल्ड के साथ चल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ ग्लास वहीं पड़ा रहता है। अब उसे भूख सताने लगती है। वह घिसटते हुए एक जगह पहुंचता है जहां किसी जानवर की खोपड़ी पड़ी होती है। वह उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और उस पर चिपका हुआ सूखा मांस खाकर अपनी भूख मिटाता है। फिर वह घिसटते हुए एक पहाड़ी की किनारी पर पहुंचता है जहां से नीचे नदी बहती दिखती है। अब उसे प्यास भी लग चुकी थी। बड़ी मेहनत से वह नदी के पास पहुंचता है और पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही वह पानी पीता है वह उसके कटे हुए गले से बाहर निकल जाता है। अब ग्लास के लिए सबसे पहले अपने घाव का इलाज करना जरूरी था। उसके पास थोड़ी बहुत बारूद बची होती है। वह कुछ सूखी घास इकट्ठा करता है और आग जला देता है। फिर अपने गले के उस हिस्से पर थोड़ी बारूद रखता है जहां उसका गला फटा हुआ था। इसके बाद वह जलती हुई लकड़ी को घाव के पास रखता है। चिंगारी निकलती है और घाव के किनारे जल जाते हैं। यह उसने इसलिए किया ताकि फटा हुआ गला जुड़ सके। इस दौरान ग्लास को बहुत दर्द होता है और वह बेहोश भी हो जाता है। ग्लास कई दिन नदी के किनारे ही रहता है। वह पानी पीता है और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहता है। एक दिन आदिवासी कबीले के लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ग्लास उन्हें देखे बिना ही जल्दी से नदी में कूद जाता है और तैरते हुए उनसे काफी दूर चला जाता है। ठंडे पानी में रहने और लगातार संघर्ष करने के बाद ग्लास की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह मुश्किल से आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करता है और तय करता है कि वहीं रुकना ही बेहतर है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब उसके घाव भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और वह थोड़ी थोड़ी चलने लगता है। नदी के पास होने की वजह से पानी की कमी नहीं थी, लेकिन खाना ढूंढना मुश्किल था। वह नदी से मछली पकड़कर कच्चा खाता और खुद को जिंदा रखता। एक रात जब वह सो रहा होता है तो उसे आग की कुछ चमक दिखाई देती है। जैसे ही वह वहां जाता है उसे एक आदमी दिखता है जो बड़ा शिकार पकड़े हुए था और उसे खाने वाला था। ग्लास के पास आते ही वह आदमी अपना तीर और कमान उसी पर तान लेता है। ग्लास हाथ और इशारों से बताता है, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। आदमी समझ जाता है और ग्लास को खाने के लिए शिकार का एक टुकड़ा देता है। दोनों वहीं पूरी रात सो जाते हैं। अगली सुबह जब आदमी ग्लास के घाव देखता है तो पूछता है, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? ग्लास बताता है, मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था और मेरी यह हालत एक जंगली भालू की वजह से हुई। ग्लास आगे बताता है, मेरे साथी मुझे मारने के लिए जंगल में ही छोड़ गए और मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर आदमी बहुत दुखी हो जाता है। वह कहता है, मेरे पूरे परिवार को भी फ्रांसीसी शिकारियों ने मार डाला। ये बोलते हुए वह आदमी बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि वह उन फ्रांसीसी शिकारियों से बदला नहीं लेना
चाहता क्योंकि बदला ऊपर वाले के हाथ में है। वह ग्लास के घाव देखकर कहता है, तुम मेरे साथ यात्रा कर सकते हो। फिर दोनों एक घोड़े पर सवार होकर आगे का सफर शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गेराल्ड और ब्रेजर अपने गांव के काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में प्रवेश करने से पहले गेराल्ड ब्रेजर से कहता है, जो कुछ भी हमने किया किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर सच सामने आया तो कप्तान हमें सजा देगा। मजबूरी में ब्रेजर उसकी बात मान लेता है। अब गेराल्ड और ब्रेजर कप्तान के पास पहुंचते हैं। गेराल्ड कप्तान को बताता है, हम ग्लास के आखिरी सांस तक उसके साथ रहे। हमने उसे पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार दिया। ग्लास का बेटा आदिवासी लोगों के हाथ लग गया और हम अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए। ये सुनकर कप्तान अपने वादे के अनुसार दोनों को $100 देता है, लेकिन ब्रेजर बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है। गेराल्ड उसका पैसा भी उठा लेता है और कहता है, सफर में जो कुछ भी हुआ इस लड़के को बहुत झटका लगा है, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर गेराल्ड वहीं से निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्लास बर्फ में उस आदमी के साथ सफर कर रहा होता है। तभी अचानक बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास बीमार होता है और उसके घाव अब भी ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। वह आदमी ग्लास के लिए एक छोटा सा लकड़ी का झोपड़ा बनाता है। ग्लास के सारे कपड़े उसमें रख दिए जाते हैं और चारों तरफ आग जलाकर उसे गर्म रखा जाता है। इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह ग्लास उठता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वह आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूर बढ़ते ही वह देखता है कि किसी ने उस आदमी को पेड़ से फांसी पर लटका दिया है। कुछ दूरी पर ग्लास देखता है कि वही शिकारी खड़े हैं। उसे समझ में आ जाता है कि इन्हीं लोगों ने उस आदमी की हत्या की है। ग्लास उनके पास जाकर देखता है कि एक फ्रांसीसी शिकारी एक लड़की के साथ गलत काम कर रहा है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी थी। यही फ्रांसीसी शिकारी थे जिनसे सरदार ने खालों के बदले घोड़े और बंदूकें ली थी। इन्हीं ने सरदार की बेटी को किडनैप किया था। पहले सरदार को लगा था कि उसकी बेटी को अमेरिकी शिकारी ले गए हैं। ग्लास चुपके से पीछे जाता है और लड़की के साथ गलत करने वाले आदमी को मार देता है। वह लड़की को आजाद कर देता है। फिर होशियारी से एक घोड़े पर बैठता है, बाकी घोड़ों की रस्सियां खोल देता है और बंदूक से गोली चलाकर सभी घोड़े दौड़ा देता है। अब फ्रांसीसी शिकारी घोड़े न होने की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाते, लेकिन भागते समय ग्लास की पानी की बोतल गिर जाती है। वह वहां से भागकर एक पेड़ के नीचे रात गुजारता है। सुबह उठकर देखता है कि आदिवासी लोग उसके पास पहुंच रहे हैं। ग्लास तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। आदिवासी उसके काफी नजदीक आ जाते हैं। ग्लास एक दो आदिवासियों को गोली मार देता है और घोड़े को और तेज दौड़ाता है। दौड़ते दौड़ते सामने एक पहाड़ी आती है जिसके नीचे एक गहरी खाई है। ग्लास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वह रुकता तो आदिवासी उसे मार देंगे, इसलिए वह घोड़े के साथ खुद को खाई में गिरा देता है और नीचे एक पेड़ से टकराकर बर्फ की मोटी परत पर गिरता है। घोड़ा नीचे छोटी चट्टानों पर गिरते ही मर जाता है, लेकिन ग्लास अब भी जिंदा है। ग्लास की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी तेज तूफान आता है और बर्फ और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। अगर ग्लास अपने लिए कोई गर्म जगह नहीं ढूंढता तो वह ठंड से जमकर मर जाता। ठंड से बचने के लिए ग्लास घोड़े के पेट को काट देता है और उसके अंदर जाकर रात वहीं बिताता है। वह जानता था कि अगर बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वह किसी तरह पूरी रात घोड़े के पेट के अंदर ही गुजारता है। सुबह उठकर देखता है कि मौसम अब सामान्य हो गया है और फिर वह अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जहां ग्लास को पहुंचना था वहां एक फ्रांसीसी शिकारी आता है और अमेरिकी शिकारियों से मदद मांगता है। ये लोग उसे अपने अंदर ले आते हैं। कप्तान उससे पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह आदमी बताता है, एक आदमी आया था जिसने हमारे कप्तान को मार दिया और फिर हमारी सारी घोड़े छोड़ दिए। असल में वह आदमी ग्लास की बात कर रहा था और जो आदमी आदिवासी सरदार की बेटी के साथ गलत काम कर रहा था वह असल में उन फ्रांसीसी शिकारियों का कप्तान था। वह आदमी बताता है कि घोड़े छोड़ देने के बाद उनकी पूरी टीम बिखर गई। ठंड के कारण कुछ लोग मर गए और कुछ को बिंदियों ने मार दिया। सबूत के तौर पर वह अपने साथियों का कुछ सामान दिखाता है। एक पानी की बोतल दिखाते हुए कहता है, जिस आदमी ने हमारे कप्तान को मारा जाते समय यह पानी की बोतल गिर गई थी और यह वही बोतल थी जिसे ब्रेजर ने ग्लास को उस जगह छोड़ते समय ऊपर रखी थी। ब्रेजर कहता है, यह तो ग्लास की बोतल है जो मैंने उसे दी थी। अब वे लोग उस आदमी से पूछते हैं, ग्लास ने तुम्हारे कप्तान को कहाँ मारा था? वह आदमी उन्हें लगभग 30 मील दूर वही जगह बता देता है। इसके बाद कप्तान, रेजर और कुछ लोग ग्लास को ढूंढने के लिए घोड़े पर निकल पड़ते हैं। यहाँ गेराल्ड को समझ में आ जाता है कि अब वह खुद फंसने वाला है। कई घंटों की यात्रा के बाद रात हो जाती है और ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उस आदमी को बोतल मिली थी। कप्तान सभी को चारों तरफ भेजकर ग्लास को ढूंढने के लिए कहता है। तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई देता है। जब ये लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो वह कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है। ग्लास को देखकर कप्तान चौंक जाता है क्योंकि गेराल्ड ने उसे मार दिया होने की खबर दी थी। कप्तान ग्लास के पास जाकर पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ग्लास उसे पूरी सच्चाई बता देता है। इसके बाद कप्तान गेराल्ड को पकड़ने के लिए अपने गांव वापस जल्दी से जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन गेराल्ड पहले ही तिजोरी से सारा पैसा चुराकर भाग चुका होता है। गुस्से में कप्तान ब्रेजर को मार देता है और अपने आदमियों से कहता है, ब्रेजर को गिरफ्तार करो। लेकिन ग्लास कहता है, ब्रेजर की इसमें कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसे छोड़ दो। कप्तान फैसला करता है, मैं गेराल्ड को पकड़ूंगा क्योंकि उसने ग्लास के बेटे की हत्या की और पैसा भी चुराया। ग्लास कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कप्तान कहता है, नहीं, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, मैं अकेले ही उसे पकड़
पकड़ लूंगा। ग्लास जवाब देता है, नहीं, मैं उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर से आया हूँ और उसे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। कप्तान अंततः ग्लास की बात मान लेता है। दोनों घोड़े पर सवार होकर गेराल्ड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे गेराल्ड के घोड़े के पैरों के निशान फॉलो करते हैं। कुछ दूरी तक जाने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। कप्तान ग्लास से कहता है, तुम दाहिनी तरफ से जाओ, मैं बाईं तरफ से। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब कप्तान गेराल्ड को ढूंढ रहा होता है, गेराल्ड एक बड़े पत्थर के पीछे से निकलकर कप्तान को बंदूक के निशाने पर ले लेता है। वह कहता है, कप्तान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कप्तान जवाब देता है, तुम पर हत्या का इल्जाम है, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन गेराल्ड मानने को तैयार नहीं होता। जैसे ही कप्तान अपनी जेब से बंदूक निकालकर गेराल्ड को मारने की कोशिश करता है, उसी पल गेराल्ड गोली चला देता है। कप्तान मौके पर ही मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास दौड़कर वहां पहुंचता है और देखता है कि कप्तान की लाश पड़ी है और गेराल्ड वहां से भाग चुका है। ग्लास समझदारी से काम लेते हुए एक मोटी सी टहनी तोड़ता है और उसे कप्तान की पीठ पर बांध देता है ताकि उसकी पीठ सीधी रहे। फिर वह कप्तान को घोड़े पर बैठा देता है और खुद दूसरे घोड़े पर लेटी हुई लाश की तरह पड़ जाता है। अब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आगे ग्लास बैठा है और पीछे लेटा हुआ आदमी कप्तान की लाश है और यही योजना का हिस्सा भी था। घोड़ों को देखते ही गेराल्ड को यकीन हो जाता है कि आगे वाला आदमी ग्लास है और पीछे लेटा हुआ आदमी कप्तान की लाश। वह आगे बैठे इंसान पर गोली चलाता है और जैसे ही गोली लगती है वह नीचे गिर जाता है। गेराल्ड खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब ग्लास भी मर चुका है। धीरे धीरे वह पीछे पड़ी लाश की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह लाश को पलटता है उसे झटका लगता है। वह ग्लास नहीं बल्कि कप्तान होता है। गेराल्ड कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे वाले घोड़े से ग्लास उठता है और उस पर गोली चला देता है। गोली गेराल्ड के कंधे में लगती है और वह भागना शुरू कर देता है। ग्लास भी उसके पीछे दौड़ता है। पीछा करते करते दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी नदी के दूसरी तरफ वे वही आदिवासी दिखाई देते हैं जो पहले ग्लास को मारना चाहते थे। जब ग्लास लगभग गेराल्ड को खत्म करने ही वाला होता है तभी उसे उस अच्छे आदमी की बात याद आती है जिसने उसे पहले खाना दिया था और जिसे फ्रेंच लोगों ने बाद में पेड़ पर लटका दिया था। उस इंसान ने ग्लास को समझाया था कि जो आदमी दूसरों को दर्द देता है उसका बदला इंसान नहीं ऊपर वाला लेता है। इसीलिए ग्लास गेराल्ड को नदी में छोड़ देता है। नदी के बहाव में गेराल्ड दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं। अब वे लोग नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं लेकिन ग्लास से कुछ नहीं कहते और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। असल में कबीले के सरदार को उसकी बेटी मिल चुकी होती है। यही वही लड़की थी जिसे एक बार ग्लास ने फ्रेंच लोगों से बचाया था। लड़की अपने पिता को बताती है कि ग्लास ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से आदिवासी लोग ग्लास को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।